हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम देखेंगे द पंडित्स का प्रोमोक्स लाइव मॉक 6 का मैथ्स के सॉल्यूशंस। ऑलिवर का जो इस वीकेंड का मॉक आया था उसके मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो उनको भी जाके चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर डिफरेंस बताया गया एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में 14, तो हमें एंगल निकालना है। यानी कि एंगल मान लो थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 90। सप्लीमेंट्री पूछ ले वो, तो सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्रीज। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, डिफरेंस गिवन है 14, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस 90, उधर जाके प्लस हो जाएगा 104। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आगे अपने पास 52 डिग्रीज। ये क्या है हमारे पास एंगल। अगर वो पूछ लेता कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 90 माइनस 52, दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्रीज। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि रिकरिंग डेसिमल दे दिया उसने 0.2424। इसका मतलब क्या होता है 0.24 और 24 के ऊपर बार। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो और फिर इस फ्रैक्शन का जो भी आएगा इसमें 1/11 ऐड करके बता दो। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 24/99 प्लस 1/11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 8 ज़र 3 33 ज़र, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33, दैट इज़ 8 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 11/33 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बी 1/3। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है। अगर हमारे पास होता है 0.ABC, तो इसको हम लिखते हैं ABC डिवाइडेड बाई 999। यानी कि जितने भी नंबर्स के ऊपर बार है उतनी बार हम नीचे 9 यूज़ करते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि ये कैसे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, इरेशनल के कौन से होते हैं, रैशनल के कौन से होते हैं, उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने एक वीडियो करवा रखी है डेसिमल एक्सपेंशन की, छोटी सी वीडियो अराउंड 20 मिनट्स की। तो इसको जाके कवर कर लेना, पूरा का पूरा वापस से रिवाइज हो जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, सारा का सारा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो फंसाएगा। इसमें जो लोग को वैल्यू पुटिंग की आदत होती है ना, वो टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे और फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या करना है, कुछ नई ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर, इसको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा। ये गिवन है हमारे को, नॉर्मल करेंगे, एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये क्या है 2x इंटू 2 प्लस 4x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पर भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि साफ साफ दिख रहा है डायरेक्टली कि 4 हमारा किससे आता, 4 और 1 से, और 2 और 2 से आता, और उनका सम तो हमारे पास 2 नहीं आ पाता। तो इसके अंदर यानी कि डायरेक्टली हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। यानी कि हमारा x क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी की जगह पे क्या आएगा -2 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, a इज़ 1 c इज़ -4, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 20, और अंडर द रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5 डिवाइडेड बाई ए कितना है हमारा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आएगी -1 माइनस √5, एक वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस √5। तो दीज टू आर दी वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, इसके ऑप्शन है लिखे हुए, आई थिंक ऑप्शन में ये वाला था एग्जाम के अंदर, तो दिस विल बी आवर आंसर। अगर ये होता तो ये हमारा आंसर होता, दोनों होते तो दोनों वाला ऑप्शन हमारा आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं एक्स की सैलरी इज 20% मोर देन वाइज, फिर वाई की सैलरी को उसने 10% से इंक्रीज़ कर दिया और एक्स की सैलरी को कुछ a% से इंक्रीज़ किया जो हमें नहीं पता। देन एक्स इज न्यू सैलरी बिकम्स 15% मोर देन वाइज न्यू सैलरी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि उसके बाद इंक्रीज़ के बाद जो एक्स की नई सैलरी है वाई की नई सैलरी से 15% ज़्यादा हो गई, तो आप बता दो कि एक्स की सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई होगी। तो पहले एक्स और वाई की जो ओरिजिनल है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास वाई की सैलरी कितनी है 100, तो एक्स की कितनी हो जाएगी 120। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो, यूजुअली हमें क्या आदत होती है, स्पेशली जिनको प्रैक्टिस होती है, वो क्या करेंगे 20% हमें पता तो 1/5, तो हम इसको 6/5 लिख देते हैं। बट अगर आप आगे का क्वेश्चन देखो तो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 15% का चाहिए हमें, तो यहाँ पर 6/5 कॉम्प्लिकेट हो जाएगा एक्चुअली में। तो हमें यहाँ पर 100 रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। कभी कभी छोटे वैल्यूज़ रखने से हेल्प होती है, कभी कभी बड़े रखने से हेल्प होती है, और वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट।
अब उसने बोला कि वाई की सैलरी इंक्रीज़ होकर कितनी होगी, 110 हो गई, राइट, 10% इंक्रीज़ हो गई। अब उसने एक्स की जो नई सैलरी है वो वाई की से 15% ज़्यादा है, तो 110 में उसका 15% ऐड करना है। कैसे करेंगे, फास्ट करना होगा। तो 10% कितना होगा वाई का, 11, 5% कितना होगा, इसका आधा यानी कि 5.5, तो यानी कि 110 में मुझे 16.5 ऐड करना है, तो ये कितना बन जाएगा, 126.5। तो यानी कि नए वाले केस में ये हमारी एक्स की सैलरी होगी इंक्रीज और ये हमारी वाई की सैलरी हो गई। अब उसने पूछा है कि ए की वैल्यू बता दो, यानी कि एक्स की सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है, 120 से 126.5 हुई है, यानी कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6.5 का, कितने पे, 120 पे, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 65/12। 65/12 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 पॉइंट कितना जाएगा, 54 पे जाएगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 5.42, मुझे 2 वाले तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिस्टेंस कवर किया उसने। एक बार उसकी एवरेज स्पीड थी 20, अगली बार 30, उसके अगली बार 50। उसने पूरी जर्नी की बता दो, ये मान के कि तीनों बार उसने इक्वल किया। अब आप इसमें डी मान लो, 1 मान लो, मर्जी आपके, मान लो मैंने 1 मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 3 किलोमीटर्स, राइट। फर्स्ट वाले में कितना होगा उसका टाइम, 1/20। सेकेंड पार्ट का उसका टाइम कितना होगा, 1/30। थर्ड पार्ट का कितना होगा, 1/50। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 300। ओके, इसको जस्ट अ सेकेंड, इसको ठीक से लिखने दो, राइट। 3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 15 + 10 + 6, तो ये कितना होगा ऊपर 900 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 31। अब देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। हमें पता है जब हम 900 को 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, 30। और अभी ना मैंने ऑलिव रोड के मॉक में भी सेम बात बताई थी कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने किया 100 डिवाइड बाई 50, एक देखो 100 डिवाइडेड बाई 25, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 2। क्यों, क्योंकि जब डिवाइज़र बड़ा होता है सेम न्यूमरेटर के लिए, अगर हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो छोटा आता है ना। तो जैसे ही मैंने 900 को 30 की जगह 31 से डिवाइड किया, तो जो मेरा आंसर है ना वो 30 से ज़रा सा कम आएगा, राइट। यही अगर मैंने 900 को 30 की जगह 29 से डिवाइड किया होता तो मेरा आंसर 30 से ज़रा सा बड़ा आता। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 30 से थोड़ा सा कम। ये तो 30 से बहुत कम है, ये 30 से ज़्यादा है, ये भी 30 से अच्छा खासा कम है, 30 से ज़रा सा कम क्या है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा 29.03। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, कोई मना नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5th था, 6th, ओके 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है हमारा कि नो सॉल्यूशन की सिचुएशन दी हुई है कि के की वैल्यू निकालनी है और इन दो इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। नो सॉल्यूशन होगा ना, पैरेलल लाइंस है, क्या वो कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगे, और मीट ही नहीं करते तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। और इसकी कंडीशन हमारे पास होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू 6/3 इज नॉट इक्वल टू 3/8। ये क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या है इसमें ये। अब अगर इसमें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, नो सॉल्यूशन के अलावा एक होता है हमारे पास तीसरी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या, ये लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ऐसी लाइंस के कितने होंगे, जब सेम ही लाइन है तो ऐसी लाइंस के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो इस केस में क्या होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। थर्ड होता है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन, जब एक लाइन ये है एक लाइन ये क्या होती है, एक कॉमन पॉइंट में मीट कर रही है। इसकी कंडीशन क्या होती है मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। और अगर तीनों रिवाइज करने तो मैंने तीनों ना शॉर्ट्स में करवा रखे हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना लिंक दो शॉर्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसके अलावा मैं इन तीनों शॉर्ट्स को कंपाइल करके भी अलग से वीडियो डाल दूँगी। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस 13 सेंटीमीटर गिवन है हमारे को, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं PQ और RS जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर पे उसने दे दिया। बहुत बार क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में वो बताता नहीं कि कॉर्ड्स ऑपोजिट साइड पे है सेम साइड पे सेंटर की। ओके जस्ट अ सेकेंड, वी कैन ड्रॉ अ सर्कल हियर, ठीक है। मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। उसने बोला कि PQ 24 गिवन है, RS 10 गिवन है, डिस्टेंस निकाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है सर्कल में, ठीक है। ये वाली नीचे वाली हमारी छोटी बनी है ना, इसको 10 मान लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से मैंने कॉर्ड के ऊपर लाइन डाली तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और वो क्या करेगी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। तो ये कितना हो जाएगा 5, रेडियस कितना गिवन है 13,
तो ये ऑटोमेटिकली 12 आ गया। क्यों? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, ये तो सबको मतलब रटा हुआ होना चाहिए, राइट। दूसरे वाले कॉर्ड कितने गिवन थे अपने को? 24, तो ये कितना हो गया? 12। रेडियस कितना गिवन है? 13, तो ये कितना हो गया? 5। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स कितना आ गया अपने पास? 12 + 5 = 70। जिसको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी ना, उसको यहाँ से 12 दिखा होगा, यहाँ से 5, 5 और 13 से यहाँ से 12 दिखा होगा, 13 और 12 से यहाँ से 5 दिखा होगा, और उसने बिना फिगर के भी आंसर 17 मार्क कर दिया होगा, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं द राइट सर्कुलर कोन हैज अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट इज स्लाइस्ड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। उसने कहा ये कौन है हमारे पास, ठीक है, ये कौन की हाइट कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। उसने कहा कहीं यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की जो हाइट है ना, यहाँ पे से इसको क्या कर दिया हमने? इस तरह से कट कर दिया। अब वो कहते हैं ऊपर एक छोटा कोन बन जाएगा फिर 5 सेंटीमीटर हाइट का, राइट। वो कहता है कि छोटे वाले कोन की और दूसरे वाले कोन की, जो छोटा वाला कोन है वो दूसरे वाले कोन की वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, जो 1D की चीज़ें होती है हमारी, साइड, रेडियस, हाइट, अगर इनका रेशो ए है ना किसी चीज़ का, तो जो 2D की चीज़ है यानी कि एरिया, उसका रेशो क्या हो जाएगा? A²। और जो 3D की चीज़ है अपने पास यानी कि वॉल्यूम, उसका रेशो क्या हो जाएगा अपने पास? AQ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसकी हाइट कितनी है? 5 छोटे वाले की, बड़े वाले की कितनी है? 20। तो कितना है इनका रेशो? 1/4। तो अगर इनकी रेडियस का या हाइट का रेशो 1/4 है, तो इसकी वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा अपने पास? 1/64। इसका मतलब ये है कि छोटे वाले की वॉल्यूम 1 है और बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी है? 64। तो हमें क्या निकालनी है? कितना परसेंटेज है? तो 1/64 इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 16 एंड 4 25, ये कितना हो जाएगा? 1.56%, राइट। उससे बेस्ट तो बाकी सारे ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, तो जा ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आना था? 1.56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, ये रेस का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को रेस के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। जो मैं बोलती जाऊँगी, जो हम समझते जाएंगे इंग्लिश से, उसको हम मैथ्स में लिखते जाएंगे, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। इससे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो, रेस में जब हम सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं ना, रेस में या इन जनरल जब हम बोलते हैं टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दो लोग सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस का रेशो होगा ना, अगर A/B है, तो वही उनकी स्पीड का रेशो होगा, राइट। क्योंकि अगर दो लोग सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की स्पीड कम है, तो जो उनका स्पीड कवर करने, जब टाइम सेम कर दें, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने टाइम को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। वही यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। रेस के अंदर ये एक्स है, ये वाई, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। वो कहते हैं 400 मीटर की रेस है, इफ़ एक्स गिव्स वाई 40 मीटर हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब क्या है? एक्स ने बोला वाई को कि तुम 40 मीटर तो पहले ही भाग लो। अगर वाई ने 40 मीटर पहले ही भाग लिया, तो यानी उसको एक्चुअल रेस के अंदर कितना भागना है? सिर्फ 360 मीटर भागना है, राइट। वो कहते हैं अगर उसने ऐसा किया तो एक्स 20 मीटर से भाग जाता है, यानी कि जब उन दोनों ने स्टार्ट किया तो वाई को कितना भागना था? हमारा 360 मीटर, और एक्स को कितना भागना था? 400 मीटर, राइट। वो कह रहे हैं एक्स तो जीत गया, यानी कि एक्स तो पूरा 400 मीटर भाग आया। जब एक्स पूरा 400 मीटर भाग आया तो वाई हार गया, कितने से? 20 से। वाई को भागना कितना था? 360, तो यानी वो 20 से हार गया, तो वाई ने एक्चुअली में कितना भागा? 340 मीटर, राइट। इसको हटा देते हैं अब हम रफ वर्क को। ऑल राइट, फिर वो कहते हैं वाई गेट्स 100 मीटर हेड स्टार्ट इन अ 300 मीटर रेस, देन हु वुड विन द रेस एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स। अब देखो ये क्या है? हमारी स्पीड की रेशो, डिस्टेंस की रेशो। 0 से 0 कट कर दो, ये कितना हो गया? 17। ये कितना हो गया हमारे पास? 20। तो 20:17 हमारे पास क्या आ गई इनकी? स्पीड और डिस्टेंस की रेशो। ये दूसरी रेस में भी मानी जाएगी, राइट। दूसरी कितनी है? एक्स है, वाई है। उसने वाई गेट्स 100 मीटर हेड स्टार्ट इन अ 300 मीटर रेस, यानी कि 300 मीटर की रेस में वाई को कितना भागना है? 200। वाई 200 भाग के जीत जाएगा, लेकिन एक्स को कितना भागना पड़ेगा? 300 भागना पड़ेगा जीतने के लिए या फिर रेस फिनिश करने के लिए। तो वाई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जो 17 है उसकी वैल्यू कितनी होगी दूसरी रेस में? 200 मीटर्स। तो 20 की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 200/17 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू, वी विल हैव 4000 डिवाइडेड बाई 17। ये कितना हो जाएगा? 2 × 34, 3 5 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये कौन भाग रहा है? एक्स भाग रहा है, यानी कि एक्स तो सिर्फ 235 पॉइंट समथिंग भाग पाया, लेकिन उसको तो 300 मीटर भागना पड़ा। तो क्या एक्स जीतेगा? नहीं। तो एक्स वाला तो हटा दो। अब देखो वाई कितने से जीता, उसने ये पूछा, तो वाई कितने से जीत रहा है? जितना एक्स का बच गया। एक्स का कितना बच गया? 300 में से 235, तो ये कितना है? 64.71। यहाँ पे इट मीन्स
29 आएगा ना, हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो इसका आंसर क्या आएगा 64.71 से जीत गया कौन, y जीत गया। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मिस्टेक नहीं करनी थी, अगर हम यहाँ पे 360 लिख देते तो वो मिस्टेक हो जाती, और एक यहाँ पे x और y की कन्फ्यूजन नहीं करनी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिक क्वेश्चन है, जिसको नंबर लाइन मेथड आता है उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ये CP है, यहाँ पे एक SP1 है अपने पास, ये एक यहाँ पे हमारे पास SP2 है, दोनों क्या इक्वल दूरी पे हैं CP से, राइट, क्योंकि उसने बोला जितना इस पे लॉस हो रहा है उतना ही इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि CP कहाँ लाई करते हैं, दोनों के एग्जैक्टली बीच में, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 825 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस में से क्या बोला उसने, जब 940 का बेचा तो जो उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 940 माइनस CP इज इक्वल्स टू CP माइनस 700, तो ये भी क्या हो जाएगा 2CP इज इक्वल्स टू 940 प्लस 710, तो यहाँ से भी CP क्या आ जाएगा अपने पास 825। बात एक ही, अगर आपको इक्वेशन से समझ में आता है तो आप ये यूज़ करेंगे, और ये आया कहाँ से अपने पास, इस बात से कि CP माइनस SP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, एंड CP माइनस SP अपने पास क्या होता है, लॉस होता है, राइट। और अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन सेंटीमीटर स्क्वायर हैविंग ईच इक्वल साइड 241 सेंटीमीटर, ईच साइड इक्वल टू आएगा यहाँ पर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये एक रोम्बस है उसने बोला, ठीक है। हम बताते हैं रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये कितने का एंगल होता है 90 डिग्री का, ये कितने का हो गया x9 हो गया, ये कितना हो गया x हो गया, 18 का हाफ हो गया, ये कितनी गिवन है 40। तो क्या सबको पता है 9 40 41 का हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो उसके डायगोनल्स कितने आ गए, एक क्या हो गया 18, दूसरा कितना हो गया अपने पास 80। हमारे पास इसका एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 18 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 720, क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 20%। ये मैंने जितने भी अब तक मॉक करवाए ना, सब में मैं एक मेथड बताती हूँ, वही करते हैं, मैं समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक चीज़ हमारे पास होती है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है कुछ CP था, मैंने उस पर कुछ एक्स्ट्रा लगा के ना क्या बना दिया, उसका मार्क प्राइस लगा दिया, राइट। मैंने 100 रुपये की चीज़ लाई, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को 100 में तो नहीं बेचनी, तो मैंने उस पर 120 रुपये का क्या लगा दिया, टैग लगा दिया, MRP लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया। दूसरी चीज़ अपने पास होती है डिस्काउंट, और तीसरी चीज़ अपने पास होती है प्रॉफिट या फिर लॉस। अब मेरे पास कोई शॉपकीपर आया, ठीक, मतलब सॉरी कोई आंटी है, उन्होंने बोला कि नहीं 120 तो बहुत ज़्यादा है, आप डिस्काउंट दो मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, आप 110 में लीजिए। तो मार्क प्राइस क्या था, जो मैंने मार्क कर रखा था, अगर मैं मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो यानी कि हम क्या बोलते हैं कि मैंने 110 रुपये में बेचती 120 रुपये वाली चीज़ 10% का डिस्काउंट देके, तो ये कितना होता है, तो डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन हो जाता है। फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, CP पे, और किससे निकलता है, SP से निकलता है, राइट। तो CP पे मार्कअप करके MP मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देके SP मिलता है, और CP पे हम जब प्रॉफिट या लॉस लगाते हैं तो हमें SP मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हम क्या कहते हैं, जब हम चीटिंग की बात करते हैं ना, जब मैंने बोला कि उसने 800 ग्राम का क्या दिया, उसको दिया किसी को, राइट, आपको दिया, और 1 kg का उसने वेट क्या था, शो किया, राइट। आपको तो वो दिखा रहे हैं 1 किलो वेट, लेकिन उसकी जेब से कितना जा रहा है 800 ग्राम, तो उसकी जेब से क्या जाता है CP, और आपको क्या मिलता है SP, राइट। जिसके पैसे मिल रहे हैं वो कितना है उसके पास 1000 ग्राम, और उसकी जेब से कितना जा रहा है 800, तो इसलिए उसको प्रॉफिट होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 10/8 लिख देते हैं, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसने मार्कअप कितने का किया, 20%, मतलब 1/5 यानी कि 6/5 का। फिर उसने बोला वेट कितने का यूज़ किया, 1000 ग्राम का यूज़ किया, मतलब 800 ग्राम आपको दिखाया, और एक्चुअल में कितना, सॉरी आपको दिखाया 1000 ग्राम, और एक्चुअल में कितना था 8 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 5 से 2, 2 से 4, 2 2 ज़र 2 3 ज़र, तो ये अपने पास कितना हो गया 3/2। ये क्या होता है CP, ये क्या होता है SP। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पे 2 पे, तो यानी कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 50%। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब मीन तो सबको निकालना आता होगा, मीन डेविएशन आती नहीं होगी, तो पहले स्टेप वाइज बता देते हैं। मीन कैसे निकलता है अपने पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। जब हम बात करते हैं मीन डेविएशन अराउंड, अब यहाँ पे मीन भी हो सकता है, यहाँ पे आपको मीडियन भी दे सकता है,
और यहाँ पे वो आपको मॉड भी दे सकता है। इसका आंसर होता है समेशन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी एब्सोल्यूट डेविएशन कहाँ से आएगा, x माइनस एक्स बार भी हो सकता है, ये x माइनस मीडियन भी हो सकता है, और ये x माइनस मोड भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट लेना है, यानी कि हमें माइनस प्लस का साइन को नहीं देखना, राइट, सिर्फ डिफरेंस देखना है। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। नीचे सम कितना है अपने पास, 13 23 30 34 39 एंड 10 49। तो अपने पास इसका मीन क्या आ गया, 7। अब हमें 7 मीन से हर एक नंबर की क्या देखनी है, ऑब्जर्वेशन की डेविएशन। 3 10 10 4 7 10 5 हमें क्या देखनी है, एब्सोल्यूट डेविएशन, इसलिए मैंने मॉड्यूलस साथ में लगाया, भूलना नहीं है। तो 7 से 3 की डेविएशन कितनी है, 4। 7 से 10 की कितनी है, 3 3 3 0 3 2। तो अब हम क्या करेंगे, समेशन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, ये क्या आएगा हमारा मीन डेविएशन। अबाउट मीन ही कितना हो जाएगा, 7 7 और 13 13 एंड 5 18 18 बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 2 ज़र 14 47 5 ज़र 35। ये कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी 2.57। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं पाइप पी क्यू आर हैं, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं तो कितने लग रहे हैं, 10 घंटे। पी और क्यू काम कर रहे हैं तो उनको कितने लग रहे हैं, 15 घंटे। क्यू और आर काम कर रहे हैं तो उनको कितने लग रहे हैं, 20 घंटे। एलसीएम कितना है इनका, 60। तो ये कितना हो गया टोटल वर्क। पी क्यू और आर साथ में काम करते तो कितने लग रहे हैं, 10 घंटे, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ से 3। अब ये देखो सीधा सीधा यहाँ पे पी और क्यू की एफिशिएंसी को इसमें पुट करेंगे तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। 2 + 1 = 3 आएगा। हमें क्या पूछा उसने कि क्यू अकेले कितनी देर में कर सकते हैं, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो टाइम कितना लगेगा उसको, 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 60 आवर्स। दैट इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लोन ऑफ 10200 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। वैल्यू निकाल दो इंस्टॉलमेंट की। सिंपल क्वेश्चन है। 4% का मतलब क्या होता है, अपने पास 1/25 होता है, यानी कि फर्स्ट में क्या होगा, 25 से 26, फिर क्या हो रहा है 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो यानी कि 25 को क्या करना पड़ेगा, 26 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 676, ये भी कितना हो जाएगा 676, और यहाँ पर तो अपने पास 625 है ही, ये कितना हो जाएगा 650, तो ये कितना बन जाएगा 1275, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 676 × 2 है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अब उसने क्या बोला, प्रिंसिपल गिवन है अपने को 10200, यानी कि 1275 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को, 10200। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 676 की। ये क्या है, हमारी एक इंस्टॉलमेंट है। ये देख लो 25 से कर दे 5 ज़र 1 ज़र, 25 4 ज़र 20, 0 ज़र 8 ज़र, 10 8 पे जा रहा है 51 × 8 408। तो अपने पास एक इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 676 × 8। और क्लियरली मुझे यहाँ से दिख गया कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर अपना यूनिट डिजिट 8 है, 8 6 48 आएगा, और एक ही ऑप्शन में अपने पास लास्ट में 8 है, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। अगर 2 में होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने आ रही है। रिलेटिव स्पीड रिवाइज कर ले फटाफट से। जब पी इधर जा रही है, क्यू इधर जा रही है, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, पी प्लस क्यू। जब हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है अपने पास, पी माइनस क्यू, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, मीट आफ्टर 5 आवर्स। अब हमें पता है अगर मीट का हमारे पास जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा, उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड से, राइट। उसके बाद उसने कहा कि जो पी वाली ट्रेन है ना वो 25% तेज चलती है क्यू वाली ट्रेन से, उनके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है 900, उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितने टाइम में मिल रहे हैं वो, कहाँ गया 5 आवर्स में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 180, तो यानी कि पी प्लस क्यू कितना गिवन है 180। उसने बोला पी और क्यू का रेशो कि पी वाली 25% फास्ट है, यानी अगर क्यू की स्पीड 4 है तो इसकी स्पीड कितनी है 5, तो 9 की वैल्यू कितनी गिवन है 120, तो 1 की वैल्यू क्या है 20। पूछा गया उसने स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर की कितनी थी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 100 km/h। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 सर्कल्स
उसने सर्कल्स पे कोई कंडीशन नहीं दी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टेंजेंट्स कब होते हैं, जब सर्कल्स दूर दूर हैं। एक डायरेक्ट टेंजेंट, दूसरा डायरेक्ट टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट, दूसरा ट्रांसवर्स टेंजेंट। इनको क्या बोल देते हैं हम, आउटर बोल देते हैं डायरेक्ट वालों को, और ट्रांसवर्स वालों को हम इंटरनल भी बोल देते हैं। ये कब होता है, जब सर्कल्स दूर दूर होते हैं हमारे, राइट। यही अगर मैं कहूँ कि मैंने सर्कल्स को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया इस तरह से, तो एक डायरेक्ट टेंजेंट, दो डायरेक्ट टेंजेंट, तो कितने हमारे टेंजेंट्स बने, दो बने। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक को दूसरे के अंदर कर दिया इस तरह से, ये टच कर रहा है इनसाइड, तो क्या बनता है इसमें, एक डायरेक्ट टेंजेंट बनता है। अगर मैं कहूँ मैंने उनको ऐसे टच कर दिया हल्का सा बस, ओके, अगर मैंने उनको इस तरह से टच कर दिया, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, एक हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट, एक डायरेक्ट टेंजेंट, दूसरा डायरेक्ट टेंजेंट। इस केस में कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक को मैंने पूरा का पूरा दूसरे के अंदर कर दिया, तो इसमें कितने बनते हैं, 0। लास्ट कंडीशन क्या होती है, ये सर्कल है, इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसके टेंजेंट, यहाँ क्या आए कभी सेम हो सकते, नहीं, तो इस केस में भी कितने होते हैं, कॉमन होते हैं, राइट। तो अब देखो हमने कितने सारे रिवाइज कर लिए एक ही क्वेश्चन के थ्रू। देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमने क्या किया, जो क्वेश्चन के अंदर था मैक्सिमम पूछा था, तो मैंने ये वाली कंडीशन रखी कि जब दोनों सर्कल्स क्या हैं, थोड़े से दूर दूर है, तो उसमें कितने हो गए, 4 टेंजेंट्स हो गए। दूसरी कंडीशन मैंने कौन सी रखी थी ये वाली, कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके, राइट। थर्ड कंडीशन हमने कौन सी बोली थी, कि जब दोनों जस्ट टच करें, तो एक यहाँ पर बना, एक ये, एक ये। इस केस में कितने बने थे अपने पास, 3 बने। अगर एक सर्कल पूरा का पूरा दूसरे के अंदर है तो 0, अगर इस तरह से हल्का सा टच करते हैं इंटरनली तो 1, और तीसरे के, और लास्ट केस क्या था अपने पास, कॉन्सेंट्रिक का, तो कॉन्सेंट्रिक में भी कितना आया, 0 आया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया आपका यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 इंजीनियर्स एंड 5 साइंटिस्ट, टीम ऑफ 4 पर्सन इज टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्शन, चूजिंग, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन, ओके। नंबर ऑफ वेज में क्या यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन। अगर इसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस रिवाइज करना है ना, तो जो दिल्ली पुलिस के पेपर में क्वेश्चंस आए थे ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंदर करवा रखे हैं, तो आप जाके ये वीडियो रिवाइज कर लो। ज़्यादा बड़ी भी नहीं वीडियो, देख लो, 27 मिनट्स की है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कौन सा कहाँ यूज़ होता है, और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल मतलब आराम से एक्सप्लेन किया, ताकि जिसको नहीं भी आता उसको भी समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो इसको रिवाइज कर सकते हो जिसको करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि 6 इंजीनियर्स 5 साइंटिस्ट हैं, उसने बोला है टीम बनानी है कितने की, 4 पर्सनस की, मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 2 इंजीनियर्स। कितने इंजीनियर्स, मिनिमम 2 होने चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया अपने पास, मिनिमम 2। तो क्या है हमारे पास, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, 4 लोग चाहिए। इंजीनियर 2 तो साइंटिस्ट 2, इंजीनियर 3 ले सकते हैं, येस, तो साइंटिस्ट 1 लेना पड़ेगा, 4 तो 0। ये हमारे पास 3 केस बनेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म दिस टीम, तो मैं क्या है 6 इंजीनियर्स लाने के लिए 6 में से 2 चूज़ कर लो, 5 साइंटिस्ट में से 2 चूज़ कर लो, 6 इंजीनियर्स में से 3 चूज़ कर लो, 5 साइंटिस्ट में से 1 चूज़ कर लो। ये क्या हो जाएगा, 6 इंजीनियर्स में से 4 चूज़ कर लो, और 5 साइंटिस्ट में से 0 चूज़ कर लो। ये कितना हो जाएगा अपने पास, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मेरा पेन अटक गया गाइस, ओके इट्स फाइन। ऑल राइट, तो अपने पास 6 से 2 कितना हो जाता है, इसको डायरेक्टली जिसको याद है, अदरवाइज कैसे करेंगे हम, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल से नीचे का 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 15। 5 से 2 कितना होता है अपने पास 10, तो ये कितना आएगा 150। 6 से 3 कितना हो जाता है हमारे पास, इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 20, ये कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये कितना होता है अपने पास 15, ये कितना होता है 1। किसी भी NC0 जब भी हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा 150 + 15 165 + 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 265। सो माय ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9, ओके ये तो स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला x + y डिवाइडेड बाई x - y इज इक्वल्स टू 3/1 है। सबसे पहले कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो लगा दूँ तो x/y कितना हो जाएगा अपने पास 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 2/1। तो x को लिख दो 2k, y को लिख दो k, सिंपल। अब इसके अंदर सॉल्व कर दो, x² कितना हो जाएगा 4k² प्लस y² कितना हो जाएगा k², तो ये कितना हो जाएगा 5k²।
ये कितना हो जाएगा 4k² माइनस k² 3k², k² से k² कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया अपने पास 5/3। सो 3/5 मत मार्क कर देना, वो क्या हो जाएगी सिली मिस्टेक। सो आंसर क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हॉट एयर बैलून इज टेथर्ड टू द ग्राउंड बाय केबल दैट इज 200 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये ग्राउंड है, इससे बंधा हुआ है क्या हॉट एयर बैलून, और ये केबल की लेंथ कितनी गिवन है अपने को 200 मीटर्स। इफ़ द केबल इज पुल्ड टॉट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री एंगल किसने बनाया केबल ने हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ग्राउंड के साथ। ये हमारा क्या है ग्राउंड है। व्हाट इज़ द हाइट, ये क्या है हमारी हॉट एयर बैलून की हाइट है, ये हमारे यहाँ पे बैलून है मान लो बी। ठीक है, तो हमें सिंपल सा बात है एक पता होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रायंगल होता है 30 60 90 डिग्री स्टैंडर्ड ट्रायंगल। हम बोलते हैं कि 30 डिग्री के सामने अगर साइड 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगी √3 होगी, और 90 डिग्री के सामने क्या होगी 2 होगी। इस केस में 90 डिग्री के सामने क्या 200, तो यानी 30 डिग्री के सामने क्या होना था 100, और 60 डिग्री के सामने क्या होना था 100√3। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 100√3। ये मत मार्क कर देना, ये मत मार्क कर देना, सारी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ओके 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 इन 3 years एंड 854 इन 3 years। अब जिसको तो एक बार चैप्टर पढ़े उसको डायरेक्टली पता होगा कि 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 4 साल में अमाउंट इतना, तो जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या है एक्चुअली में जितने भी साल बचे बीच में विच इज़ 1 year इन दिस केस, उसका क्या है वो इंटरेस्ट होता है राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 1 year का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 854 माइनस 815 दैट इज इक्वल्स टू 39 रुपीज़ राइट। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है अपने पास, ये क्या है 3 साल वाला P+3i, 4 साल वाला क्या होता है P+4i, तो इसमें i तो बचता है ना 1i बच गया राइट। तो यहाँ से मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 39, 3 years का कितना आ जाएगा 117। ये क्या है 3 साल का अमाउंट है, तो अमाउंट में से मैंने क्या कर दिया इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये कितना हो जाएगा 8 आ रहा है मेरे पास यूनिट डिजिट, डायरेक्टली कर लिया मैंने क्योंकि मेरे पास होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 698, क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं इफ ए बी सी आर 3 नॉन-जीरो इंटीजर्स सच एज HCF ऑफ ए एंड बी इज ए और बी का उसने बोला HCF कितना है ए है, फिर उसने बोला बी और सी थे उनका HCF है बी। तो आप बता दो कि अगर मैंने ए बी सी साथ में देख लिए तो उनका HCF क्या आएगा। अगर देखो ए और बी का HCF ए है तो यानी कि ए जो है वो क्या है हमारा कंटेन्ड इन बी है, तो यानी कि ए को मैं बोल सकती हूँ फैक्टर ऑफ बी राइट। अगर बी और सी में बी HCF है तो यानी कि बी सी के अंदर कंटेंड है, बी क्या है फैक्टर ऑफ सी है। हमें क्या चाहिए लीस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर तो हमारा क्या निकल रहा है ए ही निकल रहा है ना। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था बट जिसको ऐसे समझ में नहीं आया ना, एक काम करते हैं हम इसको दोबारा से देख लेते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे, मैंने बोला ए और बी का HCF क्या है ए है। जब हम ये तो पढ़ा होगा सबने कि अगर 2 नंबर्स हैं उनका HCF H है तो हम उन दो नंबर्स को HAH भी लिख देते हैं ना, क्योंकि H दोनों में कॉमन होता है और A भी को प्राइम हो जाते हैं। तो इस केस में मैं ऐसे लिख दूँ A को, मैं इसको क्या लिख दिया मैंने A इंटू लेट से K लिख दिया B को राइट। अब B और C थे मैंने इसको B लिख दिया, B क्या है B और C का HCF है तो इसको मैंने कुछ M इंटू B करके लिख दिया राइट। अब मेरे पास क्या बच गया A बच गया, B को क्या लिखा मैंने KA लिखा, M को KA कर दिया, तो ये क्या बच गया MKA बच गया। अब ये और ये तो मेरे क्या है को प्राइम होने चाहिए, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है K, लेकिन वो इसके पास नहीं है तो इन तीनों में कॉमन क्या है अपने पास A, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था इसका A। जिसको पहले वाली बात समझ आ गई वेल एंड गुड, जिसको पहले वाली बात समझ में नहीं आई तो वो HCF का जो हमारे HAHB वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको लगाओ, कुछ सेकेंड्स का क्वेश्चन था तब भी हो ही जाता राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहते हैं कंटेनर इनिशियली होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। सम क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इन एवरी वीडियो आई टेल यू दिस थिंग कि जब भी हम बोलते हैं रिप्लेस्ड विद वाटर तो यानी कि जिस चीज़ को रिप्लेस किया है दूसरी जो चीज़ बची हुई है, इस केस में वाइन, उसकी फ्रैक्शन जो गिवन है हम उस पर काम करेंगे राइट, क्योंकि वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, वाइन से रिप्लेस कर रहे होते तो हम वाटर की फ्रैक्शन पे काम करते हैं ओके। विद आफ्टर दिस ऑपरेशन द न्यू रेशियो वाइन एंड वाटर बिकम्स 1:1। पहले वाइन कितनी थी 5/8, उसके बाद उसको कुछ फ्रैक्शन से बदला गया, अब वाइन कितनी बच गई 1/2, तो ये क्या हो गया 4। तो यानी कि वो फ्रैक्शन क्या थी 4/5, यानी कि वाइन 5/8 का 4/5 हो गई थी। 4/5 क्यों हुई होगी जब 1/5 हटाई होगी राइट। 1/5 हटाने का क्या मतलब होता है 20% हटाया, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कॉस प्लस साइन
इज इक्वल्स टू 7/5 गिवन है, ठीक है। tan a निकालना है, थोड़ा देखने में टफ क्वेश्चन लगेगा, है ना। देखो इसका क्या करूँ, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूँ तो विल आई गेट c² + s² + 2sc इज इक्वल्स टू 49/25, राइट। तो यहाँ से मेरे को 2sc क्या मिल गया, 49/25 -1 दैट इज इक्वल्स टू 24/25। तो यानी कि मैंने sc को लिख दिया 12/25। ये बच गया हमारे पास, यानी कि ये क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास बच गया 12/25। ध्यान से देखना, ऊपर मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 7/5 है। हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई किया 25 बचा, तो मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, 5 है। अब वो कह रहे परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर रहे हो तो 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आ रहा है। क्या यहाँ से मुझे डायरेक्टली डिकोड हो पा रहा है, 3:4, राइट, लेट इट हियर। क्या यहाँ से मुझे डायरेक्टली 3 और 4 दिख रहे हैं, 3 × 4 12, 3 + 4 7। तो क्या मैं बोल दूँ कि 3 4 5 का ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें दोनों से बेस और वो किसको माने, क्योंकि ये आगे पीछे वो तो हो सकते थे। तो इस केस में tan a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 3/4 भी आ सकती है और 4/3 भी आ सकती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बट अब क्वेश्चन ये कि इस केस में तो हमें 7 और 12 में दिख गया, अगर हमें ना दिखता तो हम क्या करते, ठीक है। अगर हमें ना दिखता तो हम क्या करते, तो हम इसको पूरा सॉल्व करते। तो हम कहते कॉस प्लस साइन अपने पास था 7/5, तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, लेट मी जस्ट राइट 1 डायरेक्टली, ठीक है। c² + s² क्या हो जाता है, 1 + 2sc इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख देते हैं हम, 49/25। तो यहाँ से मेरे पास 2sc निकाल देते हैं, चलो 24/25 हो जाता। तो अगर मैं c - s का होल स्क्वायर करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1 - 2sc इज इक्वल्स टू 1 - 24/25 इज इक्वल्स टू 1/25। तो मेरे पास c + s कितना है, 7/5, c - s मेरे पास कितना आ जाता है, 1/5। तो यहाँ से मेरे पास कॉस की वैल्यू क्या आ जाती, 8/5, सॉरी 2 कॉस की आ जाती, तो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाती, 4/5। और कॉस की वैल्यू मेरे पास 4/5 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 3 आ जाता। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आ जाती, 3/4। बट हमें पता है क्योंकि हमने इसको साइन प्लस कॉस और इसको साइन - कॉस भी लिख सकते थे, तो बात एक ही होती। तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस अपने पास 3,4 आए, तो ऊपर नीचे भी हो सकते थे, 4/3 3/4 दोनों हो सकते थे इस क्वेश्चन के आंसर। ऑल राइट, आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। हमने क्या यूज़ किया, मैंने कहा कॉस प्लस साइन से मुझे क्या मिल गया, 2 sin cos मिल गया। अब मुझे 2 sin cos मिल गया तो मैंने रिवर्स में जाके कॉस माइनस साइन निकाल दिया। तो एक c + ऐसे c - ऐड ऐसे, तो दोनों को ऐड करके ऐसे ऐसी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते थे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको याद ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप करने बैठते तो आप एकदम से डिकोड नहीं कर पाते एंड आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है। वो कहते हैं कि राइट एंगल कब होता है हाफ अ डे में, मतलब 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल। तो रूल कहता है कि 1 घंटे में ना 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका हो गया 12 आवर्स में 24 हो गया, राइट। बट ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। 12 आवर्स में हमारे पास 22 टाइम्स ऐसा होता है जब हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड क्या होते हैं, राइट एंगल पे होता है। अब आप पूछोगे 2 कहाँ गए, 2 कहाँ गए, 2 से 4 PM की अगर मैं बात करूँ तो जब 3 बजते हैं ना घड़ी पे, ये जो 3 बजे, तो ये क्या होता है कि 2 to 3 PM वाले में भी 3 PM इंक्लूड हो गया, और इसी तरह से 3 PM to 4 PM वाले में भी 3 PM क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, राइट। सिमिलरली जब 8 से 10 बजते हैं तो 9 PM क्या होता है, 8 से 9 में भी, 9 से 10 में भी। तो वो डबल कैलकुलेशन ना हो इसके लिए इसमें क्या होता है, एक ही बार राइट एंगल माना जाता है। और 2 से 4 PM में भी क्या होता है, एक ही बार राइट एंगल माना जाता है। तो वो एक एक जो है कम हो गया, तो इसलिए 12 घंटे में हमारा कितना आया, एक्चुअल में ओनली 22 टाइम्स आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 22। सिमिलरली अगर वो 24 आवर्स में पूछता तो इसका आंसर हो जाता 44 टाइम्स। ऑल राइट, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी फीडबैक हो आप लोगों का, कुछ भी कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो जो मैंने वीडियोस बीच बीच में मेंशन किया वो मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। एंड रिवाइज करते रहो, बहुत सारे मॉक्स देते रहो। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।